नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि प्रथा किसने शुरू करी? 1798 ईस्वी में रिचर्ड काले वेलेजली, जो कि मार्क्विस ऑफ वेलेजली के नाम से भी फेमस था, भारत का गवर्नर जनरल बना। ये जो नीति थी ये वेलेजली के द्वारा शुरू की गई सहायक संधि की नीति। सहायक संधि ने भारत में अंग्रेजी शासन के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सहायक संधि की जो ये प्रथा है उसके जो जन्मदाता थे वो डुप्ले को माना जाता है, जिसने अपनी सेना भारतीय राजाओं को दी थी। सहायक संधि प्रथा क्या थी? इस प्रणाली के अधीन जो भी शासक सहायक समझौते में शामिल होना चाहते थे उसे अंग्रेज़ी कंपनी के फौजी दस्ते रखने पड़ते थे तथा उसे यह भी स्वीकार करना होता था कि किसी अन्य राज्य के साथ बातचीत अंग्रेज़ी कंपनी के द्वारा ही करनी होगी। यदि शासक को किसी अन्य रियासत के शासक के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो तो उसे अंग्रेज़ी कंपनी को मध्यस्थ मानना होगा और अंग्रेज़ी कंपनी उस राज्य की रक्षा का भार लेती थी। तो ये सहायक संधि इस तरीके से थी। अल्फ्रेड लॉयड के अनुसार 1765 ईस्वी से 1801 ईस्वी के बीच 4 चरणों में सहायक संधि का क्रमशः विकास हुआ। पहली अवस्था में कंपनी की मित्र राजाओं को सहायता के लिए सेना किराए पर देती थी। दूसरी अवस्था में कंपनी स्वयं युद्धों में मित्रों की सहायता से भाग लेती थी। तीसरी अवस्था में सैनिकों के स्थान पर मित्र राजाओं से धन लेना उन्होंने शुरू कर दिया और चौथे चरण में कंपनी ने मित्र राज्यों की सीमा का जो रक्षा का भार है वो अपने ऊपर ले लिया और एक सहायक सेना रखना शुरू कर दी, जिसके बदले कंपनी धन के स्थान पर भूमि लेने लगी। अंग्रेजों ने भी इसी प्रणाली को आगे तक अपनाया। तो इस तरीके से ये 4 चरणों में सहायक संधि का विकास हुआ। भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, जो सबसे पहला था वो हैदराबाद, सितंबर 1798 व 1800 ईस्वी के आसपास। मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1799 ईस्वी में, तंजौर ने 1799 ईस्वी, अवध ने नवंबर 1801, पेशवा ने दिसंबर 1801 ईस्वी, भोंसले ने भी 1803 ईस्वी और सिंधिया ने फरवरी 1804 ईस्वी। और इनके अलावा और भी थे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, जिसमें जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर आदि राज्य जो थे जिन्होंने भारत में सहायक संधि स्वीकार की। वेलेजली द्वारा सहायक संधि प्रणाली के प्रयोग के निम्न कारण थे। वो सहायक संधि क्यों शुरू करी? वेलेजली भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वेलेजली की आक्रामक विस्तार नीति तथा फ्रांस और नेपोलियन के भय से मुक्ति चाहता था। मैसूर, मराठा और जो निजाम जैसी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको नियंत्रित करना था और वेलेजली का ये विश्वास था कि मराठा जैसी शक्तियों को नियंत्रित करना एक परोपकारी कार्य है। तो इस वजह से उसने सहायक संधि प्रणाली यहाँ पर लागू की। सहायक संधि की सामान्य शर्तें क्या क्या थी? भारतीय राजा अंग्रेजी कंपनी की अधीनता स्वीकार करेगा और वह कोई युद्ध नहीं करेगा। दूसरा, भारतीय राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट को रखना होगा। तीसरा, अपने राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी होगी और जिसके खर्चे की पूर्ति संबंधित राज्य द्वारा की जाएगी। चौथा, कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पांचवा, कोई भी देशी राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा। छठा, कंपनी राज्य की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी।
और सातवां, राज्य अन्य राज्यों से विवादों का जो समाधान है वो कंपनी की मध्यस्थता से करेंगे। ये सहायक संधि की सामान्य शर्तें थी। ये एक पिक्चर के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी है। इसमें ये पिक्चर प्रॉपर नहीं आ रही है। यहाँ पर मैंने एक मनी का कलश लगाया था, जिसके अंदर था कि धन के बदले में सेना ये उपलब्ध करवाएंगे सहायक संधि के तहत। कंपनी को क्या लाभ हुआ इस सहायक संधि से? कंपनी भारत में सर्वोच्च बन गई। राज्यों द्वारा कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेने से कोई विरोधी नहीं बचा। कंपनी को एक महान सेना मिली और कंपनी के सेना का खर्च राज्य देते थे। राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण स्थानों पर कंपनी की सेना रहती थी, तो सामरिक महत्व के स्थानों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस प्रणाली से भारत में वेलेज़ली ने फ्रांस और नेपोलियन के भय को समाप्त कर दिया। इस संधि से कोई भी राज्य कंपनी की अनुमति के बिना न तो विदेशी को सेवा दे सकता था और न ही विदेशी राज्य से संपर्क रख सकता था। कंपनी के राज्य को साम्राज्य बना दिया। कंपनी का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ गया। मैसूर, मराठे आदि इसके अधीन आ गए और अब भारत में कोई चुनौती नहीं बची। कंपनी भारतीय शासकों के विवादों में मध्यस्थ बन गई, जिससे श्रेष्ठता और सर्वोच्चता का विकास हुआ और देशी राज्यों में अंग्रेजी रेजिडेंट, जो कि पॉलिटिकल एजेंट कहलाते थे, अत्यंत प्रभावशाली हो गए और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। तो ये कंपनी को लाभ हुआ। देशी राज्यों को क्या हानियां हुई? भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। राज्यों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उनका निरस्त्रीकरण हो गया। अंग्रेज रेजिडेंट जो थे वो प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम स्वरूप आंतरिक प्रशासन जो था वो अस्त व्यस्त हो गया। सहायक संधि भारतीय राजाओं के लिए मीठा जहर के समान थी। इसने राज्यों को पूर्णतः आश्रित बना दिया और वहीं आर्थिक रूप से उनको दिवालिया भी बना दिया। कंपनी राज्य की आय का 1/3 हिस्सा लेती थी और ये बहुत अधिक राशि होती थी और उस पर लगने वाला ब्याज और भी अधिक महंगा होता था, जिससे जनता पर भारी करों का बोझ लाद दिया गया। सहायक संधि में राज्यों को प्रत्येक प्रकार के संकट से रक्षा का वचन कंपनी ने दिया था, जिससे शासक जन कल्याण से विमुख होकर विलासी और शोषक बन गए। अब उन्हें असंतोष और विद्रोह का भी डर नहीं रह गया था, क्योंकि सहायक संधि में अंग्रेजों ने राज्यों को हर प्रकार के संकट से रक्षा का वचन दे दिया था। कार्ल मार्क्स सहायक संधि के प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कंपनी के द्वारा सुरक्षित होते ही स्थानीय राजाओं का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया और प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण अब स्वप्न की तरह हो गया और शासन जो था वो अकर्मण्य हो गया। ऐसा कार्ल मार्क्स ने इसको डिस्क्राइब किया है। वेलेज़ली साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और भारत में उसके जो उद्देश्य थे, एक तो कंपनी राज्य का विस्तार करके उसको स्थायित्व प्रदान करना, दूसरा भारत से फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करना। तो उसने अपने दोनों ही उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करी। उसने 7 वर्षों की इस छोटी अवधि में ही भारत की जो प्रमुख शक्तियां थीं उनको पराजित कर दिया। तो आज हमने पढ़ा सहायक संधि के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।